कह सकते हैं कि वो दोगले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। सद्दाम भाई को उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया। तो जब सीओ साहब आए उस वक्त दिनेश कुमार गुप्ता की एंट्री हुई थी और दिनेश कुमार गुप्ता कहेंगे कि मैं एसएचओ की मदद कर रहा था। शर्म आनी चाहिए वैसे व्यक्ति को। बहुत हैं और उनको आप परिवार मानते हैं, लेकिन उन्हीं का जो है आप शोषण करते हैं और उत्पीड़न भी करते रहे। बहिष्कार हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन जो दारू जैसे असभ्य चीज़ों का व्यापार करता हो, अनेकों ठेके रखा हो, डिपो रखा हो दारू का, वैसे व्यक्ति का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। पुलिस के सामने भी मीठा बन रहे थे और अपने कमेटी में भी वो मीठा बनने की कोशिश कर रहे थे। हम इस समय समाजसेवी प्रवीण नारायण गुप्ता जी के साथ मौजूद हैं, जो कि बलिया जनपद के बेलथरा रोड पर दुर्गा पूजा के समय हुई घटना के बाद पूर्व चेयरमैन के सोशल मीडिया बयान के मद्देनजर अपना पक्ष रख रहे हैं। सलाम नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। प्रवीण जी, पूर्व चेयरमैन ने सोशल मीडिया पर आपके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हम सीधे उन पर आपका सवाल जानना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि पूर्व चेयरमैन की जब दुर्गा पूजा कमेटियों इंस्पेक्टर पर लाठीचार्ज की कार्रवाई की मांग कर रही थी, तब आप इंस्पेक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस पर आपका क्या कहना है? इंस्पेक्टर को बचाने की मैं कोशिश कर रहा था? ये तो बिल्कुल मतलब वाहियात सा आरोप है। मतलब सारे पंडाल कमेटियों के समर्थन के साथ साथ मैंने भी अपने इतनी बड़ी पंडाल की समर्थन दिया था। जाकर मैंने भी अपने लाइट्स और साउंड बंद करके मैं वहाँ खुद स्वयं गया हुआ था। बाकी कमेटियों से कितने लोग गए थे मुझे नहीं पता, 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग। मैं अपने 30 से 35 सदस्यों को लेकर उनके समर्थन में गया हुआ था। और मतलब अगर मुझे इंस्पेक्टर को बचाना होता तो मैं 30-35 सदस्यों के साथ जाता भीड़ बढ़ाने के लिए वहाँ पर। वो दिनेश कुमार गुप्ता इस तरीके का बकवास आरोप मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ में मुझे ये समझ में नहीं आता है कि दिनेश कुमार गुप्ता मतलब उनके अंदर ये बुद्धि आती कहाँ से है। जब मैं वहाँ पे पहुँचकर अपने 30 सदस्यों के साथ बैठा हुआ था, भाषण तक दे चुका था, मैंने उनके समर्थन में आवाज़ बुलंद कर दी थी। उसके आधे घंटे के बाद जब सीओ साहब आए थे ना, जानकारी लेकर, दिनेश कुमार गुप्ता मेरी जानकारी लेकर, चूँकि वो इंडियन क्लब उनके गार्जियनशिप में चलता है, कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं अपनी जो ज़मीन है ना वो खिसकती हुई नज़र आई थी। इसलिए मेरे जाने के बाद, समर्थन करने के बाद, आधे घंटे के बाद जब सीओ साहब आए उस वक्त दिनेश कुमार गुप्ता की एंट्री हुई थी और दिनेश कुमार गुप्ता कहेंगे कि मैं एसएचओ की मदद कर रहा था। शर्म आनी चाहिए वैसे व्यक्ति को। दूसरा आरोप उनका ये है कि इतने संवेदनशील मामले को आप राजनीतिक रंग देना चाहते थे। बिल्कुल नहीं। मैंने अपने पूरे भाषण में जब तक मैं वहाँ कई घंटों तक रहा, एक भी बार मैंने अपने शब्दों में राजनीतिक बात नहीं लाई थी। दिनेश कुमार गुप्ता के आने से पूर्व मैं वहाँ पर मौजूद था और मैंने अनेकों भाषण भी दिए थे उनके समर्थन में, युवा भाइयों के समर्थन में मैंने अपनी आवाज़ बुलंद भी की थी। वो भाषण आप सुन लीजिएगा, एक भी जगह राजनीतिक बात नहीं थी। इवन दिनेश कुमार गुप्ता के आने के बाद भी मैं उनके बाजू में खड़ा था, फिर भी मैंने कोई राजनीतिक द्वेष नहीं दिखाई थी अपने अंदर की कि मैं उनका विपक्ष हूँ। साथ में जब पैनल बात कर रहा था अब उच्च अधिकारियों से बंद कमरे में, उस वक्त भी मैंने अपने बड़े अधिकारियों से यही कहा था कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हो बड़े सम्मानित लोग हैं। उन सम्मानित लोगों में दिनेश कुमार गुप्ता भी बैठे थे उस टाइम। यहाँ तक कहा था कि इस मामले की गंभीरता आप इस चीज़ से देखिएगा एसपी साहब कि पक्ष और जो कट्टर पक्ष और विपक्ष है ना बेलतरा रोड का, टाउन का, वो एक साथ एक मंच पर खड़ा है आज। जी, मैंने कहा था ये बात, पता करिएगा। जो कैबिनेट वहाँ अंदर बैठ के चर्चा हो रही थी समझौते पत्र पे, उसमें मैंने कहा था कि पक्ष और विपक्ष जो कि कट्टर है एक दूसरे के खिलाफ, फिर भी वो इस मामले की गंभीरता को आप देख सकते हैं कि हम दोनों साथ में बैठे हैं, एक ही फैसले पर बैठे हैं कि कहीं कमेटियों के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर कार्रवाई बनती है। दिनेश कुमार गुप्ता कैसे कह सकते हैं इस तरीके की बात? शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। पूर्व चेयरमैन ने आपको सोशल मीडिया पर खुलेआम दंगाई कहा है और इसे लेकर के कई तर्क दिए हैं। उनके इन आरोपों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? दंगाई शब्द मतलब क्या बताऊं मैं उन्हें। शर्म आनी चाहिए कि उनको किसी शब्द का मतलब जो उसका अर्थ होता है उसको सही रूप से वो जानते ही नहीं है। मैं इतना बड़ा दंगाई हूँ उनके नज़र में कि मेरे चुनाव में
मेरे सारे मुस्लिम भाइयों, नगर के सारे मुस्लिम भाइयों ने हमें अपना समर्थन दिया था, अपार प्यार दिया था। मतलब एक भी मुस्लिम परिवार ऐसा नहीं होगा जिन्होंने मुझे समर्थन ना दिया हो। हर मुस्लिम परिवार से मुझे वोट मिला था। ये बात वो खुद स्वयं जानते होंगे। मैं इतना बड़ा दंगाई हूँ। हाँ बताइए, दिनेश कुमार गुप्ता हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम दंगाई हैं कि नहीं है? अरे वो जनता से पूछे कि दंगाई कौन है। कौन बंद कमरे में बैठकर कूटनीतिक तरीके से, गोरख पासवान जी उस समय सपा के विधायक थे, और उस कार्यकाल में जिस समय दंगा हुआ था यहाँ बेलथरा रोड में, टाउन में, उस वक्त वो स्वयं चेयरमैन भी थे, और उनके राजनीतिक गुरु थे गोरख पासवान जी, जो कि अभी भाजपा में हैं, उस समय सपा में थे, विधायक थे। शासन उनकी, प्रशासन उनकी, पुलिस उनकी। और मैं उस समय 10 साल पुरानी बात है, 10-11 साल पुरानी, अदना सा लड़का रहा हूँगा, और मैं दंगा करा दिया। बताइए कहाँ तक ये बात सही है? उनका ये भी कहना है कि आप पर कुछ मुकदमे हुए हैं और जिसकी चार्जशीट भी लग चुकी है। कि जब कोई व्यक्ति राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में आ जाता है तो मुकदमे और चार्जशीटेड होना ये आम बातें होती हैं। दंगा के समय कुछ मुकदमे, देखिए दंगे हो या कोई भी चीज़ हो, देखिए दंगा एक तरीके का जो वो घटना थी वो बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं बुरे सपने जैसा था, नगर के लिए बुरे सपने जैसा था। हाँ, मैं उस कांड में मेरा सहभागिता थी, लेकिन सहभागिता किसी गलत तरीके से या गलत इंटेंशन से नहीं थी, बस न्याय के लिए थी कि जो हत्या हुई है हमारे हिंदू परिवार से या हिंदू किसी लड़के की, उसके समर्थन में हम लोग गए थे कि किसी भी तरीके से उनको न्याय मिल जाए, देरी ना हो न्याय में। हम लोग एक जन आंदोलन के रूप में गए थे, लेकिन भीड़ जो उपद्रव की, वो भीड़ हम जैसे लोगों की नहीं थी। उसमें दिनेश कुमार गुप्ता जैसे राजनीतिक व्यक्तियों ने अपने चंद 20, 25, 50 लोगों को भेजकर, गोरख पासवान जी के साथ मिलकर इस पूरे उपद्रव की जो संरचना है उन्होंने कूटनीतिक तरीके से रची थी। बाद में पुलिसिया मदद किया गया था, पुलिस को लाभ देने के लिए दरोगा ने अनेकों रिश्वत लिए थे, नाम निकालने और चढ़ाने के लिए। दिनेश कुमार गुप्ता के स्वयं के भाइयों के नाम थे, लेकिन आया नहीं FIR में। क्यों? ले दे के हटा दिया होगा उन लोगों ने। साथ में दिनेश कुमार गुप्ता कहते थे कि फलाने का नाम डालो, वहाँ से पैसा मिलेगा, इस तरीके से करते थे। फिर बाद में जब वो परिवार, उनके माता पिता आते थे तो उसी नाम को वो चंद पैसों से निकलवा देते थे और फिर एहसान लाद देते थे उन परिवारों पर कि हमने तो निकलवा भी दिया आपका। डालवाते भी वही थे और निकलवाते भी वही थे। दंगाई हम नहीं, दंगाई ऐसे राजनेता होते हैं जो सत्ता का लाभ लेने के लिए, अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए हम जैसे लोगों का यूज करते हैं। दिनेश कुमार गुप्ता क्या कहेंगे? जब मैं उस समय मैं पुलिस के उससे डर से छोटा सा लड़का था, भागा हुआ था कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, दिनेश कुमार गुप्ता स्वयं हमें फ़ोन करके कहे थे कि एक हाई कोर्ट में द्विवेदी जी हैं, प्रवीण जी आप वहाँ चले जाइए, आपके पास पैसा ज़्यादा है, अच्छा है पैसा, आप पैसे वाले हैं, वो बड़े वकील हैं, आपको स्टे दिला देंगे और उसी के इस ऑर्डर पे बाकियों को भी स्टे मिल जाएगा। यही दिनेश कुमार गुप्ता हमको बताए थे, और आज वो हमको दंगाई कह रहे हैं। हमको वो बचा रहे थे उस समय, क्योंकि मैं उस समय राजनीतिक रूप से मैं एक मतलब राजनीतिक सहभागिता नहीं थी मेरी। मैं सिर्फ पूर्व चेयरमैन अनिल कुमार गुप्ता का एक भतीजा था और अदना सा लड़का था, नॉर्मल सा लड़का था जो बाकी लोग रहते हैं सभी जैसे, वैसा था। उनसे भी संबंध उस समय वैसे ही रहे? मेरे संबंध थे उस समय। हाँ, दिनेश कुमार गुप्ता से मेरे बातचीत होती थी उस समय, क्योंकि ना मैं उनका कंपटीटर था उस समय, ना मैं चुनाव में था, ना मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय था। बस मैं जन समर्थन में इसलिए गया था कि उन बच्चों को जिसकी हत्या हुई है उसके न्याय के लिए मैं चला था 2 कदम। उपद्रव कराना या करना ये मेरे उसमें नहीं आता है। वो कुछ गंदे लोग थे जो भीड़ में घुस गए थे, और वो राजनीतिक व्यक्ति कराते हैं, हम जैसे लोग नहीं कराते। हम जैसे लोग कराते ना, आपको विश्वास नहीं होगा सबीर भाई, जो पंडाल लगी ना मेरी माता जी की, इसमें नूर आलम और शाहनवाज, ये 2 लड़के हैं जो मेरे से भी ज़्यादा इनकी सहभागिता है माता को सजाने में। अभी आप देखे होंगे कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ भी चली होगी, BBD स्मार्ट बाजार की माता रानी को मुस्लिम महिलाएं सजा रही थी, शौक से मेकअप कर रही थी, पैसे पे नहीं थी वो। 1 रुपया अगर माता रानी का पंडाल लगाता हूँ, झूठ बोल रहा हूँ तो गुनाह होगा मेरे लिए। ये कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम द्वेष की भावना नहीं थी आपके अंदर? मेरे अंदर मुस्लिम और मुस्लिमों के प्रति किसी भी तरीके की द्वेष की भावना होती ना, तो मेरे जो ये नूर आलम, शाहनवाज या जो भी ये लोग हैं, ये लोग कभी भी मेरे साथ नहीं होते। अच्छा, इस आरोप पर क्या कहेंगे जो उन्होंने लगाया है? जी, आपके जो है किराएदार बहुत हैं
और उनको आप परिवार मानते हैं, लेकिन उन्हीं का जो है आप शोषण करते हैं और उत्पीड़न भी करते रहे हैं आप। देखिए, हमारे लगभग बाबा के टाइम से हम देखें तो 1000-1500 के करीब में व्यापारी हैं जो कि किराएदारी परिवार के सिस्टम के तहत चलते हैं। वो लोग निजी व्यापारी हैं, 1500-1200 करीब में होंगे। और मैं उन सभी लोगों को एक परिवार की तरह मानता हूँ अपने। जाहिर सी बात है, परिवार में 5-10 भी लोग होते हैं तो थोड़े बहुत परिवार के 1-2 सदस्य नाराज हो ही जाते हैं। यहाँ तो 1500 लोग हैं एक परिवार में, तो जाहिर सी बात है 5-7 लोग नाराज भी हो सकते हैं। उसी नाराज़गी में कुछ लोग गद्दार भी बन सकते हैं। गद्दारी किस हद तक जाती है अब ये तो मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूँ। हो सकता है कि जो राजनीतिक विरोधी हैं वैसे लोग उनको अपना समर्थन दे दें और अपने यूज के लिए उनके कंधे का प्रयोग कर लेते हैं। और वो मेरे पूर्व किराएदार होते हैं जो यहाँ पहले थे अब नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें मैंने निकाला है, वो स्वयं गए हैं यहाँ से। जब वो सिस्टम में नहीं रह पाते हैं तो चले जाते हैं यहाँ से। अब अगर हम उत्पीड़न करते व्यापारियों का, तो एक बात बताइए, हमारे इतने सारे व्यापारियों में सिर्फ 4 से 5 ही क्यों, बाकी खुशहाल क्यों हैं? आप कह रहे हैं कि वो अपने से चले गए, लेकिन SC/ST का मुकदमा भी उन्होंने करवाया है आप पे। मैं कह तो रहा हूँ वो जो व्यक्ति का SC/ST का मुकदमा चल रहा है, पहले तो उनके बारे में आप जान लीजिए कि उनकी जो दुकान थी वो बाबा के टाइम की दुकान थी पुरानी, और वो पोखरे में नेचुरल तरीके से पानी की बारिश का ज़्यादा हो गया था, इसमें वो बह गई थी दुकान। तो जब दुकानें ख़त्म हो जाती हैं नेचुरल किसी भी तरीके से, तो वो मकान मालिक के विशेषाधिकार में आ जाता है। तो जब वो दुकान मेरे अधीन आ गई, अब बाबा की दुकान चली गई, तो मैं जो बनाऊंगा उसका एक उचित उसकी धनराशि देनी पड़ती है। और किराया जो 80 और 100 रुपये 200 रुपये नहीं चलता है, किराया भी जो आज के परिवेश के हिसाब से बनता है। लेकिन अब वो नहीं लेना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने उनके रोजी न जाए इसके लिए उनको एक चबूतरा अलॉट किया था कि आप जाइए नहीं, चबूतरे पे आप बेच लीजिए। तो वो चबूतरे की जगह पर वो जो एक रास्ता था पोखरे वाले में जाने के लिए, उसके मुंह पर वो खाली जगह पे फुटपाथ पे बेच रहे थे। 1.5-2 साल बेचा और उसके बाद उस रास्ते पे वो कब्जा करना चाह रहे थे। कह रहे थे ये रास्ता उनकी दुकान है, जबकि ठीक से पता करेंगे तो वो रास्ता उनकी दुकान नहीं थी बाबा के टाइम पे। बाबा के टाइम पे उस रास्ते के बगल वाली दुकान उनकी थी। आप पता करिए किसी भी पुराने व्यक्ति से, जिसमें आज दूसरे जो छांगुर भाई हैं, एक व्यापारी हैं, वो उनकी गुड़ की दुकान है। वो अपनी दुकान पे दावा नहीं ठोक रहे हैं, वो रास्ते को कह रहे हैं कि उनकी दुकान थी बाबा के टाइम से, जबकि रास्ता रास्ता है। और उनके मुंह पर वो मेरी दया से लगा रहे थे। अब 1.5 साल 2 साल किसी को मैंने दया दिखाई तो वो कब्जा करना चाह रहा है। ये तो उसकी मानसिकता, हमारी तो है नहीं। SC/ST तो आजकल आम बात है, आप अनेकों देखेंगे। मुझे लगता है 75% SC/ST मुकदमे फर्जी चल रहे हैं ये। और मतलब जांच में सारी चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी बहुत जल्दी। चार्जशीटेड होना एक तरीके का वो है, मतलब पुलिस का एक वो है, प्रेशर है। और पुलिस किस तहत किस मजबूरी में एक चार्जशीट लगाती है ये तो पुलिस जाने, किसके दबाव में लगाती है पुलिस जाने। हम जैसे लोगों पे चार्जशीटेड होना कोई बहुत वो नहीं है। सामाजिक रूप से अगर हम हैं, राजनीतिक रूप से अगर हम हैं, तो हमें ये सब चीज़ों को झेलना ही पड़ता है। इस पर क्या कहेंगे, जहाँ की सोशल मीडिया पर जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि प्रवीण नारायण का जो है समाज से सामाजिक जो है बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं आग लगाने का कार्य करते हैं। मैं आग लगाने का कार्य करता हूँ? मतलब जो बेलथरा रोड को पूर्वांचल का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा, 170 फीट ऊंचा तिरंगा राष्ट्र के सम्मान में मैंने अपने निजी धन से लगाया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि बेलथरा रोड को वो सम्मान मिले। यहाँ की बहन बेटियाँ, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे, इनके लिए बाज़ार में कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो यहाँ पर आकर वो शॉपिंग कर सके, एक मॉल की तरह व्यवस्था बना सकें, जिसमें रेट जो हो वो देसी लोकल ही हो, जो दाम हो वो उचित हो, और जो व्यवस्थाएं मिले, जो लुक मिले, जो डिज़ाइन मिले, वो आपको मॉल की तरह मिले। तो मैंने BBD स्मार्ट बाज़ार जैसी एक चीज़ दी यहाँ के लोगों के लिए। साथ ही मैं यहाँ हर साल माता जी का पंडाल रखता हूँ और नए इनोवेशन के साथ रखता हूँ। इस समय मैंने वाटरफॉल और पहाड़ का दिया, इसलिए कि यहाँ के लोग जो है, महिलाएं घर में अकेले बैठी बैठी बोर हो जाती हैं, तो उनके घूमने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए उन्हें देखने के लिए। तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें करी है। तो मेरा बहिष्कार हो जाना चाहिए, हाँ। लेकिन जो दारू जैसे असभ्य चीज़ों का व्यापार करता हो,
अनेकों ठेके रखा हो, डिपो रखा हो दारू का, वैसे व्यक्ति का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। दिनेश कुमार गुप्ता के इतने ठेके चलते हैं दारू के, चेयरमैनी के पहले चुनाव के बाद से इतनी ज़्यादा गंदगी वो क्या दारू क्या आपकी नज़र में क्या है, सभ्य है असभ्य है? आप बताइए मुझे पहले, दारू क्या चीज़ हो सकती है? सभ्य चीज़ हो सकती है कि असभ्य हो सकती है? मतलब नैतिकता के आधार पे आप बताइए। तो एक अपना कारोबार कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, दारू जो मैं व्यापार पे नहीं जा रहा हूँ, शराब जो होती है वो नैतिकता के आधार पे हमको बस बताइए कि सभ्य चीज़ है या असभ्य चीज़ है। आप अपने बच्चे को शराब पिलाना पसंद करेंगे? बस हमको इतना बताइए, हाँ या ना। तो ये भी कह सकते हैं कि नहीं, जबरदस्ती तो मैं करता नहीं हूँ कि आप जाके दारू पिए। जबरदस्ती की कोई बात ही नहीं, बस अब मुझे इतना बता दीजिए, आप अपने बच्चे को शराब पिलाना चाहेंगे या नहीं? ये काम तो कोई नहीं करना चाहेगा। नहीं करना चाहेगा। इसका मतलब शराब जो है वो सामाजिक रूप से असभ्य चीज़ है, और हम अगर असभ्य चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं एक जेन्युइन पद पर बैठकर, चेयरमैन के पद पर बैठकर, तो इससे घटिया चीज़ हमारे लिए क्या हो सकती है? किस तरीके का आदर्श मैं अपने आप को प्रदर्शित कर रहा हूं? अगर आप कह रहे हैं कि व्यापार के नाम पर ये सब चीज़ें जायज़ हैं, तो व्यापार करना है, फिर अगर सिर्फ व्यापार तक ही सीमित रहना है तो वेश्यालय खोलना दिनेश कुमार गुप्ता, वेश्यालय भी आजकल लीगल हो रहा है, हैं? वो भी असभ्य चीज में आता है। अगर सिर्फ व्यापार के नाम पर, पैसे की धन उगाई या पैसे की कमाई के नाम पर हम असभ्य चीजों को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, तो सिर्फ दारू ही क्यों, नहीं तो वेश्यालय भी खोल लेना चाहिए अपने घर के अंदर। वो अपने घर के नीचे दारू का ठेका खोल लें, चाहे अपने घर के नीचे वेश्यालय खोल लें, हाँ, उससे भी धन आएगा उनको। ये निहायत ही बेशर्म आदमी है दिनेश कुमार गुप्ता। समाज को एक गंदा आईना दिखा रहे हैं चेयरमैन के पद पर बैठकर। मतलब हमें दुख होता है कि जब वो किसी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का मतलब पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक वो शादीशुदा मर्द है, उनके बच्चे हैं ना दिनेश कुमार गुप्ता के, उसके बावजूद वो एक वीडियो चली होगी, आपने ध्यान दिया होगा, एमिलिया रोड जो ज्वाइन करता है वो कुंडल डाले के वाले पे, उधर एक गैर महिला किराए पे रहती थी, उसके मकान में आधी रात को उस मकान में घुसते हुए और निकलते हुए साफ वीडियो है जारी हुआ है। किस तरीके का ये सेवा है भाई जो आधी रात को चल रहा है दिनेश कुमार गुप्ता का? अकेले, वो भी कौन सा सेवा दे रहे हैं? एक डिवोर्सी महिला को जिसका पति साथ में नहीं है, हैं, किराए पर उस मकान में वो रह रही है अकेले, उस महिला के साथ वो आधी रात को कौन सी सेवा दे रहे हैं हमको बताइए आप? बहिष्कार मेरा होना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों का होना चाहिए? ये आप आग लगा रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? मैं क्या आग लगा रहा हूँ भाई? मैं देखिए, मैं बहुत पक्षधर हूँ। मैं अगर आपके साथ खड़ा हूँ तो आपके साथ खड़ा हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मेरा नफ़ा नुकसान क्या होने वाला है। मुझे लगा कि आप सही हैं तो आपके साथ खड़ा हूँ। एसएचओ साहब जो थे, जो अभी राजेंद्र सिंह जी जिनका यहाँ से अभी हटा दिए गए हैं, वो मेरे आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वो कह रहे हैं, चेयरमैन साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बचाने की कोशिश नहीं करी। वो मेरे बड़े अजीज थे। अजीज का मतलब है कि होता ना, इंसान के व्यवहार मिलते हैं एक दूसरे से, तो मेरा व्यवहार उनसे मिलता था। वो हमें छोटे भाई की तरह प्यार करते थे और मानते थे हमें, हम भी उन्हें बड़े भाई की तरह सम्मान देते थे। लेकिन जब बात कमेटी पे आई, क्योंकि मैं भी दुर्गा पूजा कमेटी का एक सदस्य हूँ, जब बात कमेटी पे आई तो मैंने एसएचओ का साथ नहीं दिया। उनके तमाम फ़ोन आए थे मेरे पास पंडाल खोलने के लिए, मैंने फ़ोन रिसीव नहीं करा उनका, और मैं पंडाल इंडियन क्लब के साथ खड़ा था उस समय जाकर। तो कैसे कह सकते हैं कि मैं एसएचओ को बचाता हूँ? भाई नहीं भाई, मतलब आपने कह सकते हैं ना कि मैं उस तरीके का नहीं हूँ। मैं पक्ष रखता हूँ, जिसके साथ खड़ा हूँ तो खड़ा हूँ भाई, सीधे तौर पर। अभी आप देख सकते हैं राहुल मेडिकल, मैं आग लगाता हूँ ना जहाँ भी जाता हूँ। अभी हाल फिलहाल में राहुल मेडिकल के बगल में एक सार्वजनिक गली थी, पीछे 6-7 व्यापारियों की दुकान चलती थी, उस गली के वही रास्ता था उनका। उस रास्ते को गुमटी के तौर पर आवंटित कर दिया था यही दिनेश कुमार गुप्ता ने। अपने किसी खास एक विजय मदेशिया करके हैं, उनको उन्होंने आवंटित कर दिया सार्वजनिक रास्ते को, उस पर खड़ंजा भी बिछा हुआ है। अब लोगों ने मतलब विरोध किया, पुलिस भी उनके साथ होली, दिनेश चेयरमैन के साथ, जो यहाँ के उस समय के दरोगा थे। फिर लोगों ने हमें बुलाया, और देखिए कि मैं आग कैसे लगाता हूँ। मैं वहाँ गया, मैंने उस गुमटी आवंटन को ख़त्म कराया,
गुमटी बनने जा रही थी उसको रुकवाया। पीछे 6-7 व्यापारी थे, उनकी रोजी रोटी पे खतरा आने वाला था, उसको मैंने टाला। अरे भाई, मेरे आग लगाने से अगर 6-7 व्यापारियों की रोजी रोटी बच जाती है तो आग लगने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 6-7 व्यापारी बच जा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी बच जा रही है, न्याय मिल जा रहा है लोगों को अगर मेरे आग लगाने से, तो लगने दीजिए। वैसी आग जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि आग लगने के बाद ही जब विनाश होता है तभी किसी चीज़ की एक नई उत्पत्ति होती है। गलत चीज़ों का नाश होना चाहिए और उसमें आग लगनी ही चाहिए। मैं गलत चीज़ों के खिलाफ हमेशा रहा हूँ, रहूँगा और उनको आग में झोंक दूंगा किसी भी हाल में, चाहे वो दिनेश कुमार गुप्ता जैसे क्यों ना हो लोग। एक आखिरी सवाल ये बनता है आपसे कि जबकि इतना जो है संवेदनशील मामला था और सभी जो है बातें तय हो गई थी, सारी कमेटियां जो एकजुट थी, सभी लोग धरने पर बैठे हुए थे, और एक आपने जो पर्सनल इशू बनाया और सार्वजनिक रूप से जो है उस तरह की मतभेद की बातें जो है सामने लाई, क्या उस समय आपको ये ज़रूरी था? इससे गलत संदेश समाज में नहीं गया? असल में जो मैं तो वहाँ नॉर्मल अच्छे नीयत से गया हुआ था, लेकिन जो पर्सनल द्वेष था दिनेश कुमार गुप्ता का, राजनीतिक द्वेष, वो बंद कमरे में मेरे गैर मौजूदगी में दिख गया था मुझे। वहाँ के कुछ लोग जो उनको मुंह पर नहीं बोल पाते हैं, विरोध नहीं कर पाते हैं, उन्होंने मुझे आके पीछे से बताया कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा ऐसा बोला है आपको कि आप एक दंगाई हो, और सीओ साहब से कहा ये बात। तो मुझे लगा कि दिनेश कुमार गुप्ता जो है ये दोहरी मानसिकता चल रही है उनकी। एक तरफ मैं उनके साथ खड़ा हूँ और वो मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं उस भीड़ में। वजह मैं नहीं जानता, हो सकता है राजनीतिक द्वेष हो, राजनीतिक द्वेष तो मेरा भी हो सकता है ना, मैं भी तो उनका विरोधी हूँ। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक चीज़ें अपनी साइड में होनी चाहिए, हमारी पर्सनल चीज़ें, और हमें कमेटियों के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं भी चाहता तो दिनेश कुमार गुप्ता की लाख बुराई कर सकता था वहाँ पर, सीओ साहब से, चाहे एएसपी साहब से, चाहे किसी भी से, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा दिनेश कुमार गुप्ता से लेकर हम सभी लोग सम्मानित हैं यहाँ बैठे हैं। लेकिन दिनेश कुमार गुप्ता ने क्या किया, उन्होंने सीधा कहा कि एक दंगाई हूँ मैं जो आपके सामने बैठा हूँ। अब बताइए, इस बात को मैं पब्लिक के समक्ष ना करूं, बाद में करूं, तो कौन मेरी बात को मानेगा। तत्काल में मुझे यही लगा सही कि जो इंडियन क्लब के लोग हैं उनको ये बात पता चलनी चाहिए कि बंद कमरे में दिनेश कुमार गुप्ता जो है वो दोहरी मानसिकता दिखा रहे हैं। पुलिस से कह रहे हैं और पुलिस की तरफ भी बात कर रहे हैं कि 2 दिन बाद जो है एसएचओ का निलंबन होना चाहिए। कोई बात नहीं, हाँ, उनको कप्तान साहब का फ़ोन आया था और वो लोग बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 2 दिन बाद हो जाएगा निलंबन, आप परेशान मत होइए, मैं वादा करता हूँ हो जाएगा। तो वहाँ पर तो मैं कह रहा था कि 2 दिन बाद क्यों, तत्काल क्यों नहीं। दिनेश कुमार गुप्ता तो 2 दिन बाद के लिए निलंबन के लिए वो बात कर रहे थे। वो आदित्य सिंह सिसोदिया है, उनसे पूछ लीजिएगा, अगर वो अपने वास्तव में अपनी आत्मा से झूठ ना बोले ना अगर, तो वो बताएगा कि दिनेश कुमार गुप्ता पक्षधर थे 2 दिन बाद के निलंबन के लिए। बार बार कहते कप्तान ने फ़ोन किया है, वो वादा किए हैं कर देंगे। मैंने कहा था सीओ साहब से कि 2 दिन बाद क्यों, अगर 2 दिन बाद आप निलंबन करेंगे तो मेला भी 2 दिन बाद खुलेगा। पूजा भले कर दिया जाएगा लेकिन मेला जो है 2 दिन डिले करेंगे हम लोग भी। तो अगर मतलब मैं कमेटी के साथ नहीं होता तो ये सब बातें क्यों करता है। और ये जो दिनेश कुमार गुप्ता का दोहरा है ना कि पुलिस से भी हमको मीठा बनना है, चूँकि उनके धंधे जो है ना, दारू, गंदे कोटे, जो भ्रष्टाचार के एकदम वो मिसाल बने हुए हैं, कोटे और ये दारू के ठेके, इन धंधों को और ज़मीन का जो इनका गंदगी है जो भी चल रहा है रियल इस्टेट पे, इन सब के बचाव के लिए इनका पुलिस और अधिकारियों से साठगांठ होना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि दिनेश कुमार गुप्ता पुलिस के सामने भी मीठा बन रहे थे और अपने कमेटी में भी वो मीठा बनने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो बड़ा दुखी हूँ कि कुछ लोग कह रहे थे कि धन्यवाद दे रहे थे दिनेश कुमार गुप्ता निलंबन के बाद। दिनेश कुमार गुप्ता कौन होते हैं भाई निलंबन कराने वाले एसएचओ का? मैं पूछता हूँ इंडियन क्लब से, अगर उनकी आत्मा में थोड़ी भी ईमानदारी बची है तो जरा हमको सोच के बताएं कि अगर 21-22 कमेटियां अगर उनको समर्थन नहीं दी होती तो अकेले दिनेश कुमार गुप्ता जैसे 50 लोग भी अगर इंडियन क्लब के साथ खड़े हो गए होते तो क्या ये निलंबन होता? मुझे बस इतना बता दीजिए। अगर बाकी सारी कमेटियों ने अपने लाइट्स ऑफ नहीं किए होते, समर्थन नहीं दिए होते, दिनेश कुमार गुप्ता जैसे 56 आके अगर वहाँ बैठ गए होते तो क्या ये निलंबन होता? सिर्फ अकेले इंडियन क्लब के दम पर? यहाँ पे जो धन्यवाद देना चाहिए वो सभी कमेटियों को सिर्फ देना चाहिए, ना कि दिनेश कुमार गुप्ता को देना चाहिए। दिनेश कुमार गुप्ता तो 2 दिन बाद निलंबन करवा रहे थे। तत्काल निलंबन तो समझिए कि वो इंडियन क्लब के जो चोटिल हुए हमारे सदस्य भाई थे, युवा भाई थे, उनकी जो जिदपना कह सकते हैं कि नहीं हमें तत्काल निलंबन चाहिए।
उनके वजह से हुआ है निलंबन। दिनेश कुमार गुप्ता जैसे लोगों की वजह से नहीं हुआ है। दिनेश कुमार गुप्ता दोहरी मानसिकता के व्यक्ति हैं, दोगले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो दोनों तरफ चलते हैं। और हम जैसे लोग ना एक तरफा चलते हैं, हमें नफ़ा नुकसान नहीं दिखता, इसीलिए हम जैसे लोगों के ऊपर ये छोटे छोटे मुकदमे भी बहुत सारे हैं। ये तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि दोगले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ये कैसे साबित करेंगे आप? अरे अभी आप हाल फिलहाल में देखिए, सद्दाम भाई, आप वार्ड नंबर 5 के जो सभासद हैं, आप जानते होंगे शायद उन्हें, मोहम्मद सद्दाम भाई को, उनका एक मैटर चल रहा था डॉक्टर पूजा सिंह से CSC में। उस मामले में दिनेश कुमार गुप्ता ने समर्थन दिया था मोहम्मद सद्दाम जी को, और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि अगर सद्दाम भाई पे किसी भी तरीके की कार्रवाई की गई तो हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे सभी सभासद मिलकर। और अगले दिन सभासदों की ज्ञापन देने भी जाना था SDM महोदय को। सारे सभासद जो टाउन के 13 सभासद वो जाने वाले थे। जब वहाँ SDM क्या लोग गए तो पता है आपको, कोई सभासद हो या ना हो, एक सभासद बिल्कुल नहीं था। वो स्वयं दिनेश कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 12 के जो सभासद हैं, वो तहसील पर नहीं थे सद्दाम भाई के साथ। किसका फ़ोन आ गया था भाई? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी? ऐसा कौन सा पेट आपका खराब हो गया था कि आप अपने सद्दाम भाई के साथ, जिसको आपने समर्थन दिया पिछले रात में शाम को, आप उनके साथ जा नहीं पाए? और तो और देखिए, वही सद्दाम भाई के ऊपर कुछ दिनों बाद मुकदमा भी पंजीकृत हो गया उनके खिलाफ। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद, चूंकि दिनेश कुमार गुप्ता ने पूर्व में कहा था कि मैं अगर कोई कार्रवाई की गई सद्दाम भाई के खिलाफ, तो मैं, मतलब गलत कार्रवाई की गई सद्दाम भाई के खिलाफ, तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, धरना दे दूंगा। एक भी धरना हुआ दिनेश कुमार गुप्ता की तरफ से? हाँ, क्या वो धरने पे उतरे सद्दाम भाई के पक्ष में? नहीं उतरे। इसका मतलब जो सद्दाम भाई के मुकदमा पंजीकृत हुआ है वो मान रहे हैं कि सही हुआ है, तभी तो ऐसा वो धरने पे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि पूर्व में तो उन्होंने कहा था कि अगर सद्दाम भाई पे गलत मुकदमा हुआ तो हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे। तो क्यों नहीं वो धरने पे बैठे? उसी के बाद देखिए, कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही दिनों के बाद एक और मुकदमा सद्दाम भाई पे लाद दिया जाता है। यही दिनेश कुमार गुप्ता चू तक नहीं बोलते हैं, जो छोटे छोटे मुद्दों पे ना बैठ के इंटरव्यू देते हैं वो हर जगह, उनके मुंह से एक चू तक की आवाज़ नहीं आती है सद्दाम भाई के पक्ष में कि ये जो मुकदमा हुआ है दोनों, ये बहुत ही गलत हुआ है और मैं इसके खिलाफ हूँ। एक बार चू तक नहीं बोलते हैं। धरना तो देने की बहुत दूर की बात है। तो आप अब इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो दोगले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। सद्दाम भाई को उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया था। वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों की दरकार है उन्हें, जो 100% मुझे मिला था ना पिछले चुनाव में, उसमें वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाना चाहते हैं जी। जिस प्रकार अंग्रेज हम हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाकर राज करना चाहते थे इस जगह, इस देश पे, दिनेश कुमार गुप्ता भी नगर के जो मुस्लिम भाई है ना, उनके वोटों में डिवीजन करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर वो राज करना चाहते हैं, कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। उसमें वो सद्दाम भाई का मदद कर रहे थे। इसीलिए बस वो चाहते थे कि मुस्लिम वोट सिंपैथी में आ जाए इनके पास, और कुछ मुस्लिम वोट प्रवीण से डिवाइड होके इधर उधर बिखर जाए जी। बस उनका वही कारण था, स्वार्थ पूर्ति करना अपना। वो किसी के भी सगे नहीं हो सकते। निहायत ही दोगले प्रवृत्ति के इंसान है, और इससे बड़ा प्रमाण में दे भी नहीं सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आपने सुना समाजसेवी प्रवीण नारायण गुप्ता जी को, और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं 30 सितंबर की देर रात्रि को, वैसी घटनाएं इस आयोजन के समय तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुर्गा पूजा का जो है बड़ा आयोजन होता है और हजारों लाखों लोगों की जो आस्था इसमें जुड़ी होती है। लेकिन उसके बाद जो बातें जो है हो रही हैं वह भी जो है गलत है। कहीं ना कहीं उस आयोजन के बाद यहाँ के इंस्पेक्टर जो राजेंद्र प्रसाद सिंह थे उन्हें हटा दिया गया है। अब दूसरे जो है नए इंस्पेक्टर जो है आ गए हैं और सुचारू रूप से जो है दुर्गा पूजा का जो है कार्य चल रहा है। भक्तगण जो आ रहे हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन चूँकि दिनेश कुमार, पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार गुप्ता द्वारा जो सोशल मीडिया पे अपना बयान दिया गया है, उसका पक्ष जो है कहीं ना कहीं प्रवीण नारायण गुप्ता जी द्वारा रखा गया है। आप इन दोनों बयानों पर क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।